नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। 624 ईस्वी में अरब में एक कबीला था, उसका नाम था बनु कुरैजा। बनु कुरैजा के जो कबीला था वो यहूदियों का एक कबीला था। और उस कबीले का 900 मर्दों को सरेआम उनका गर्दन काट दिया गया और उन्हें गड्ढे में डालकर उन्हें दफना दिया गया और उनकी औरतों और बच्चों को ले जाकर गुलामों के बस्ती में, गुलामों के बाजार में बेच दिया गया। और ये सब कुछ मोहम्मद साहब जो मुसलमानों के पैगंबर हैं उनके देख रेख में हो रहा था। ये आरोप मुसलमानों पर लगता है कि यहूदियों की हत्या में जो बनु कुरैजा के पूरे कबीले को ख़त्म कर दिया गया, ऐसा यहूदियों की तरफ से मुसलमानों पर आरोप लगाया जाता है। ये इतिहास की बातें हैं। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसकी वजह है, जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की बात की थी तो कुछ इसी तरह का भाषण जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम था सोहरावर्दी, उन्होंने भी एक ऐसा ही भाषण दिया था जो भड़काऊ भाषण था। और उसके बाद 16 अगस्त को 1946 में कलकत्ता में दंगे भड़क गए। उसके बाद नोआखाली में दंगे हुए और करीब इस दंगों में कहा जाता है कि करीब लाख 1.5 लाख लोग मारे गए थे। और ऐसी स्थिति थी कि उनकी लाशों को उठाने वाला कोई नहीं था और ये लाश सड़ती रह गई थी। अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ कि मैं मोहम्मद साहब से उठा रहा हूँ और ये सोहरावर्दी तक। ये वजह ये थी कि उस समय जो कुछ घटनाएं घट रही थी, ठीक उसी का एक तरह से उसका कहते हैं कि क्रिएट हो रहा था। मतलब एक तरह से फिर से उसको दोहराया जा रहा था। अब चलते हैं कि इन दोनों कहानियों के बीच में ये वजह क्या है, असली वजह क्या है कहने का। देखिए, अभी बांग्लादेश जो है वो आजकल पाकिस्तान के कुछ ज़्यादा ही नज़दीक हो चला है। उसके अभी सेना के कुछ लोग जाके पाकिस्तान से कुछ डेलीगेशन गई थी और पाकिस्तान वहाँ से जाकर उनसे मीटिंग की है। और बांग्लादेश ने एक परेश बरुआ जो कि उल्फा का लीडर था, उसके हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया है। बरी नहीं किया, उसको सज़ा जो उम्र कैद दिया गया था 14 साल की, उसको घटाकर 10 साल कर दिया। अब 10 साल उसके पूरे हो चुके हैं कि 2004 में ही वो उसे गिरफ्तार किया गया था और वो जेल से बाहर आ रहा है। यानी उल्फा जो भारत के खिलाफ उसके ऊपर आरोप था कि वो 10 ट्रकों में भर के हथियार स्मगलिंग किया था और भारत में भेज रहा था, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसमें भेज रहा था। लेकिन वो उसका प्लान नाकामयाब हो गया और वहाँ की पुलिस से उसे गिरफ्तार कर लिया और वहाँ की कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा दिया था। फिर बाद में उसको मौत की सज़ा को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया और अभी दिसंबर में उसकी सज़ा को और कम करके 10 साल कर दिया गया। अब वो उसके 10 साल लगभग पूरे भी हो चुके हैं, अब वो जेल से बाहर निकल जाएगा। यानी बांग्लादेश वो सारे काम कर रहा है कि जिसकी वजह से भारत को चिढ़ा रहा है, भारत को परेशान करने के लिए। यानी एक तरह से वो ये नहीं देख रहा है कि हमारा क्या नुकसान होगा, वो सीधा का सीधा भारत को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। ये क्यों हो रहा है? देखिए, बांग्लादेश भी उसी पेड़ का फल है जिससे पाकिस्तान बना था। सोहरावर्दी कहीं और का नहीं था, वो बांग्लादेश का ही था, यानी बंगाली ही था जिसने हिंदुओं का सरेआम कत्ल कराया था। और नोआखाली में भी हिंदू मारे गए थे, कलकत्ता में भी मारे गए थे। और इसकी तैयारी कोई एक दिन में नहीं हुई थी। उसने सारे पुलिस, जो हिंदू पुलिस वालों को साइड लाइन में, उनको पुलिस लाइन में भेज दिया और जो मुस्लिम पुलिस थे उनको मेन पावर में दे दिया ताकि ये दंगे को इम्प्लीमेंट कराया जाए। और 16 अगस्त को उसने जो भाषण दिया उसके बाद 17 अगस्त से लेकर 2-3 महीने तक भयानक दंगे हुए और इसमें करीब लाखों आदमी मारे गए। तो ये चीज़ें हैं, तो वही उसी पेड़ का फल है बांग्लादेश। और बांग्लादेश भी वही काम कर रहा है। वो चाहे वो उसकी मिलिट्री पाकिस्तान से अपने इंगेज कर रही है अपने आप को, बॉर्डर का जो फेंसिंग हो रहा है, जो बॉर्डर पर जो तार के बाड़ घेरे जा रहे हैं उसको वो ऑब्जेक्शन कर रहा है, उसमें रोक रहा है, हमारे बीएसएफ को रोक रहा है काम करने से। और यही नहीं, जो भारत के आतंकवादी थे, उल्फा के जो परेश बरुआ जैसे लोग, उनको छोड़ रहा है। यही नहीं, वो भारत के हर तरीके से अपना रहा है, वहाँ पर बॉर्डर पर ड्रोन खड़ा कर रहा है। यानी कुल मिलाकर वो भारत से एक तरह से चिढ़ा हुआ है और भारत को कहीं ना कहीं वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और भारत को चिढ़ा रहा है। तो ये
इसके पीछे अगर आप कोई भी कहे कि बांग्लादेश बहुत ही सेकुलर था, ये था, ऐसा कुछ नहीं था। ये बांग्लादेश टोटल सांप्रदायिक ही मैटर था। वहाँ की एक धार्मिक एंगल से ही देखा जाए, इसे कहीं राजनीतिक एंगल से ना देखा जाए, क्योंकि अभी वहाँ की पुलिस की रिपोर्ट भी आई थी कि जो हिंदुओं पे हमले हुए हैं वो हिंदुओं का हमले पूरी राजनीतिक तरीके से कराया गया है, यानी प्री प्लान करके कराया गया है। इसलिए ये कहना कि अचानक में मुसलमान भड़क गए और जाके हिंदुओं पे हमले कर दिए, तो ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ की पुलिस रिपोर्ट में आ रही है कि बांग्लादेश में ये सब सारा काम प्लान के तहत किया गया है, यानी पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से कराया गया है। अब सवाल ये होता है कि भारत क्या करेगा। तो भारत इस साल के बजट में बांग्लादेश के पर कतरने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करने जा रहा है। अब क्या इंतजाम करने जा रहा है, इसका जहाँ तक सूत्रों से जो ये बातें निकल के आ रही हैं कि बांग्लादेश को दबाने के लिए, बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चैलेंज देने के लिए, एक तरह से चुनौती को खड़ा करने के लिए भारत अपनी बजट में कुछ ना कुछ हेर फेर करेगा, यानी 10 से 15% का कुछ बजट एलोकेट करेगा। यानी कुल मिलाकर बांग्लादेश का जो मेन उसकी जो ताकत थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उस टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री को भारत अब चुनौती देने जा रहा है। यानी भारत अपने बजट में कुछ इस तरह का बदलाव करेगा जिससे उसकी इंडस्ट्री अब चौपट हो जाएगी, क्योंकि भारत उनके सारे कस्टमर को खींचने के लिए पूरी तरह तैयारी कर चुका है। तो ऐसा अगर भारत इसमें अगर कामयाब हो जा रहा है तो बांग्लादेश आने वाले समय में पूरी तरह से उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, और बांग्लादेश खुद ही चाह रहा है कि हम पाकिस्तान के राह पर चले, हम आतंकवादी बने, हम जिहाद करें, हम एक तरह से मुस्लिमों का खलीफा बन जाए। बहुत सारे मुस्लिम देश, तुर्की है, पाकिस्तान है, सऊदी अरबिया है, ईरान है, सब लोग खलीफा बनना चाहते हैं। तो बांग्लादेश क्यों पीछे रहे भाई, ये भी खलीफा बनना चाहता है, तो सब लोग खलीफा बन जाए। सब लोग जैसे पहले हुआ है बदर की लड़ाई, उसी तरह ये लोग भी करें, अपना खूब लड़ाई करते रहे। आने वाले समय में मुसलमानों की मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि मुसलमान अपने एटीट्यूड्स को नहीं बदल रहे हैं। आज भी वो पुराने तरीके से अपनी जीवन को चलाना चाहते हैं। मुसलमान औरतों का राइट नहीं देना चाहते हैं, उनके एजुकेशन को चौपट कर रहे हैं, जैसे तालिबान में हो रहा है। तालिबान वही काम कर रहा है। सऊदी अरेबिया में भी वही हाल है कि औरतों को पर्दे में रहना, उनको बुर्के में रहना, उनके हाथ भी नहीं दिखना चाहिए, उंगली भी नहीं दिखना चाहिए। इस तरह का जो होता है यहाँ पर भी, बांग्लादेश में भी वही चाहते हैं लोग, उसी तरह का माहौल बनाना, जो कि अभी तक शेख मुजीबुर रहमान से लेकर शेख हसीना तक जो अभी चलते आया था। तो एक तरह से वो डेवलप नेशन की तरफ जा रहे थे कि हम आगे डेवलप करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन उनको विकास से मतलब नहीं, क्योंकि ये जो कौम है अपने हिसाब से उसी तरह जीना चाहती है कि जिस वो कबीलाई ज़िंदगी जैसे अरब में चलता था। बहुत सारे कबीले थे, कबीले एक दूसरे से लड़ते रहते थे और एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे पर हमला करते थे, उनको लूट के लेके चले जाते थे। उनकी गाय भैंस बकरी जो थी उनको भी लूट के लेके चले जाते थे, और किसी औरतों को उठा के ले जाकर उनको गुलामों की मंडियों में बेचना, उनको अपनी रखैल बनाना, अपनी लौंडी बना लेना, ये उनकी पूरी कल्चर था। और इसी कल्चर में ये खुश हैं, तो दुनिया क्यों उनको अच्छी रास्ता दिखाएगी। वो इस तरह का ही कल्चर में दूसरे की औरतों को पकड़ के लेके जाना, लौंडी बनाना, उनको बाजारों में बेचना, उनके बच्चों को गुलाम बना लेना, उनको दुनिया में कहीं भी ये लोग भले भारत की बात करते हैं तो भारत का कोई इतिहास है कि वहाँ पर कहीं गुलामों की मंडी लगती थी? शायद नहीं, क्योंकि भारत की संस्कृति इस सब चीज़ों की इस नीचता को कभी पसंद ही नहीं करेगी। तो इस तरह का अगर आपका जो व्यवहार रहेगा तो बांग्लादेश भी आने वाले समय में पाकिस्तान के राह पर ही जाएगा, अफगानिस्तान बन जाएगा, सीरिया बन जाएगा। और जो अभी जो उनका कठमुल्लापन है, अगर वही चाहते हैं तो आने वाला भविष्य में बांग्लादेश के लिए वेलकम, आप उस तरह का स्वागत है आपकी ऐसी ही दुनिया में, और ऑल द बेस्ट। आप इसी तरह की ज़िंदगी चाहते हैं तो उसी तरह रहिए। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश अपनी बर्बादी को खुद चुन रहा है। वो भारत जैसे देश को चुनौती दे रहा है, भारत जैसे लोगों को, भारत जैसे देश को डराना चाहता है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए अब कहानी उसकी द एंड की तरफ जा रही है। आप कोई ये मेरा प्रोग्राम कैसा लगा अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के अंक में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।